मुद्दों की बात एक खास कार्यक्रम में आज हम एक नए मुद्दा लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ कई राजनीति के कई बड़े चेहरे दरभंगा ज़िला से जुड़े हुए हैं। उनकी बारी जब आएगी तो वो आपको खुद से परिचय दे भी देंगे। आज हमारा पहला सवाल, सबसे पहले आप तमाम मेहमानों का आज हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी है रमन जी, जो दरभंगा तक न्यूज़ चैनल से हैं। तो सबसे पहले एक सवाल हम लोग उस पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो सर कुशेश्वर जी आपसे है। देश में नई सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का विभाग का वितरण भी कल हो गया, लेकिन जैसे ही विभाग का वितरण हुआ लगातार ये सवाल उठने लगा कि बिहार को क्या मिला, झुंझुना। चूँकि जो अपेक्षा जदयू और भाजपा के जो वो के लिए की जा रही थी वो अपेक्षा के मुताबिक नहीं मिल पाया। तो आपका पक्ष क्या है इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया, हम सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो चुनावी रण क्षेत्र में हम लोग थे और चुनाव में जो जनता ने पूरे देश में मैंडेट दिया इंडिया गठबंधन को या इंडिया को, तो खास करके भाजपा को अपना पूर्ण मैंडेट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, और न कि इंडिया गठबंधन को भी नहीं मिला। तो उसमें इंडिया गठबंधन के भी हमारे नेता, जो इंडिया गठबंधन के सारे नेता, चाहे आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, फिर आदरणीय राहुल जी हों, या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन लोगों और महाराष्ट्र से जो उद्धव ठाकरे गुट है और कर्नाटका से हैं, जो भी हमारे इंडिया सहयोगी है इंडिया गठबंधन के, उन लोगों भी अपनी प्रयास में लगे रहें कि हमको भी जनता मैंडेट दिया है तो हमें भी और सहयोगी दल हमें सहयोग करे सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक सरकार बन चुकी है एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसमें मुख्य भूमिका है चंद्रबाबू नायडू का, टीडीपी का, और जदयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका मुख्य भूमिका उन्हीं का है। और उन्होंने में अपना समर्थन भी इंडिया गठबंधन को दिया सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भाजपा को 240 था है अपना बहुमत, इधर गठबंधन मिला। तो ऐसे में जो सरकार बनी वो उपाहों की स्थिति में सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की। उपाहों की स्थिति में जो नायडू जी का डिमांड है और था, उस डिमांड को, उस मांग को उनके अनुरूप नहीं पूरा किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। अरे सर, तो इंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री जी का ऑफर दे दिया था जी, तो अब नायडू जी को क्या चाहिए? दोनों को मिला हुआ था, नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री दोनों को ऑफर था। अब इससे बड़ा पद क्या चाहिए देश में? इससे बड़ा तो कोई पद नहीं होता। हाँ, वो मिला, लेकिन उनका अपना एक, उनके अंदर में क्या सोच सर है? हमारे जनता को आप ये बताइए कि जो अपेक्षा 8 मंत्री बिहार से बने, जो अपेक्षा की जा रही थी कि जो प्रमुख विभाग हैं, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ये बिहार के बड़े चेहरे सब है, खास करके नीतीश कुमार पर, चूंकि एक प्रमुख दल है, घटक दल है एनडीए के, उनको मिलेगा, नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर के क्या इसको माना जाए कि बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है? हम आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी 14 में अलग हो गए थे पहला चुनाव में, फिर बाद में वो मिल गए, है ना। और लगातार
14 से इंडिया गठबंधन में रहे लगभग। दूसरा कार्यकाल जो इंडिया गठबंधन का चल रहा था, 10 साल का कार्यकाल था, उसमें बिहार को भी कोई ऐसा पैकेज नहीं मिला और न कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई चीज़ मिला इनको। हमारे नेता का हमारे इंडिया गठबंधन की ओर से आया था कि हम नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री बनाएंगे और टीडीपी को हम लोकसभा स्पीकर भी देंगे। इतनी बात खुल के आ गई थी सामने। लेकिन अब इन लोगों के मन में क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए, हम इनसे भाजपा के हमारे साथी हैं अंकुर गुप्ता, और मैं 10 साल में ये कहता हूँ कि 10 साल में बिहार ठगा ही महसूस किया। और आगे क्या होगा। चलिए, वर्तमान परिदृश्य में हम बात करते हैं। जी अंकुर जी, आपका स्वागत है। आपसे एक बड़ा कड़ा सवाल, आप भी बिहार से ताल्लुकात रखते, संबंध है आपका। 8 मंत्रालय मिला बिहार को, आपकी सरकार है वहाँ, लेकिन जो प्रमुख विभाग थे वो नहीं मिल पाए और बिहार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आज आपने बैठाया हम लोग को। और अभी मैंने हमारे एक वरिष्ठ हैं वक्ता के रूप में मैंने उनका संबोधन भी सुना कि वो क्या बात कही है। आप हमें बता दीजिए कि आज अगर हमारे अंदर में अपने बिहार या अपने प्रदेश के प्रति करने की भावना हो तो हमें जो भी दायित्व मिले हम उसका निर्वहन करते हैं और उसी दायित्व को ऐसे हम लोग समाज के बीच में, अपने प्रदेश के बीच में केंद्र तक लेके जाते हैं कि कल के डेट में उसी दायित्व के लिए लोग कहते हैं कि भाई हमें भी ये दायित्व, ये हमारे अंदर ये निखारता होनी चाहिए कि हमें जो दायित्व दिया गया है संगठन के लिए। क्योंकि हमारा भावना है, जो भी दल हमारे बिहार में 8 लोगों को जो पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, बिहार के विकास के लिए उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, केंद्र के लिए जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग जब उस चीज़ को लिए हुए ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग इस बात को क्यों? आप एक कर्मठ नेता हैं तो आप तो बोलेंगे ही ना, लेकिन बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो बिहार की जनता, चिराग पासवान रेल मंत्रालय, नीतीश कुमार रेल मंत्रालय, स्पीकर, ये सब पद नहीं मिला बिहार को। आप बताइए, अभी चिराग पासवान जी की आप बात कर रहे हैं, अभी बिहार में यूथ ब्रिगेड के नाम पे वो जाने जाते हैं। जब उन्हें जो दायित्व मिला तो उन्होंने इस बात को कह दिया है कि जब उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री बने थे तो उनको जो दायित्व दिया गया था वो उस दायित्व को निर्वहन करते हुए उन्होंने जो मुकाम हासिल की कि उसकी चर्चा होने लगी और आज के समय वही दायित्व प्रमुख बन गया है। तो उसी बात पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी से खुश हैं और उसी जिम्मेदारी के रूप में बिहार में अपने काम को कर्तव्य को करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, आपका सवाल पूछे। सर, मैं बताऊं कि पावर अभी सेंटर में है, पावर को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैटर ये नहीं कि मंत्रालय किसको क्या दिया गया। नीतीश कुमार के खेमे में पूरा उल्लास था कि रेल मंत्रालय इस बार उनके खेमे में आएगा। उधर उन्होंने, बाकी लोगों ने दावा कर रखा था कि हमारे मिला क्या बिहार को, वही झुनझुना, कुछ तो नहीं मिला। टीडीपी तो थोड़ा खुश भी हो रही है कि चलो टीडीपी को उड्डयन मंत्रालय मिल गया, थोड़ा सा उनको है, लेकिन यहाँ बिहार को कुछ नहीं, सिर्फ ठगा ही गया है, अभी भी ठगा गया है। ठीक है, और नीतीश कुमार तो कहेंगे, आपके चिराग पासवान की बात तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी करेंगे, करना मजबूरी है कि पावर सेंटर के पास ही है। जितने भी भारी भरकम हेवी वेट मंत्रालय थे भाजपा ने अपने पास रखा है, एक भी ऐसा नहीं, एक भी जितने कयास, जितने भी राजनीति के जानकार धुरंधर बता रहे थे कि इस बार पावर का बंटवारा होगा, तो मैं बता दूं पावर का बंटवारा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब ऊपर से लॉलीपॉप दे दिया गया। नीतीश के एक नगर अध्यक्ष हैं जदयू के, जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद कि आपने इस तरह का डिबेट रखा है और यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी और अंकुर जी, अभी जो बात हो रही थी, आप बार बार एक बात बोल रहे हैं कि बिहार को झुनझुना मिला। ये आप मीडिया वाले शब्द जो खोज के लाते हैं झुनझुना, जबकि आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का पर्व, लोकतंत्र का पर्व ख़त्म हुआ है, उसके बाद मैंडेट मिला है। ये जो सरकार बनी है केंद्र सरकार, ये सभी राज्यों के परफॉर्मेंस और राज्य में जो भी चुनाव हुआ उसके आधार पे बनी है। सबसे पहले तो हम बिहारियों को ये खुश होना चाहिए कि आज जो केंद्र में सरकार बनी है
उसके केंद्र बिंदु में बिहार और आंध्र प्रदेश, और बीजेपी जो उनके सहयोग में आंध्र प्रदेश और बिहार उनके सहयोग में जो स्टेट है, तो पहले तो उस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए, अच्छी बात पे खुश होना चाहिए, विपक्ष को भी खुश होना चाहिए और सत्ता पार्टी को भी खुश होना चाहिए। रही बात मंत्रालय की, तो कोई भी जो संगठन है, सरकार एक संगठन है, संगठन का अपना रचनात्मक और कार्यात्मक एक संरचना होता है। उन संरचना में अलग अलग मंत्रालय है, सबकी अपनी भूमिका है। कोई अब इस चीज़ को आज के दौर में कि किसी मंत्रालय को बड़ा बताना, किसी को पावर का स्रोत बताना, ये सब बड़ी अजीब टाइप की बात है। अब देखा जाए तो ललन सिंह जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, सवाल का जवाब आ रहे सवाल के जवाब अरे सर घुमा के नहीं दीजिए, सवाल का जवाब फिर सवाल। देश की जनता जानना चाहती है, बिहार की जनता जानना चाहती है कि इस एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार एक तरफ, दूसरी तरफ टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है, और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि न जाने ये सरकार आपसे पूछ रहा है कि सरकार का पार्ट है या महत्वपूर्ण कड़ी है। इतने महत्वपूर्ण कड़ी है, सरकार का अभाग ही है, फिर उनको जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो क्यों नहीं मिले? रेल मंत्रालय बिहार को क्यों नहीं? स्पीकर का पद जो है वो टीडीपी और जदयू को क्यों नहीं? एक सबसे बड़ा सवाल है ना। सारे पद भाजपा देखिए, अभी तक का जो इतिहास है, प्रधानमंत्री अभी तक गठबंधन की सरकार नहीं चला है, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में पहली मर्तबा उनका अनुभव है गठबंधन की सरकार वो चलाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस गठबंधन, जिस घटक दल के बलबूते उनकी सरकार टिकी हुई है, उस घटक दल को वो महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण पद उन्होंने मंत्रालय क्यों नहीं दिया? एक सबसे बड़ा सवाल। आपके हिसाब से जो जितने स्टेट हैं टोटल, उनके भार को एक ही स्टेट पे टिका दिया जाए? बात कर रहे हैं नहीं, एक मेरा भी सवाल है, इसलिए कि हम लोग जो जवाब देंगे तो जवाब सिर्फ हर स्टैटिस्टिक भी देखिएगा ना, मैथमेटिक्स भी देखिएगा ना। आपका जो बिहार है या आंध्र प्रदेश है तो वो एक स्टेट है, अगर पूरे इंडिया की बात कीजिएगा तो वो कितने परसेंट में उसको भी देखिएगा, उसके क्षेत्रफल को भी देखिएगा। इसका मतलब नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि गोल मटोल जवाब नहीं है। आप पब्लिक को एक बात बताइए, अच्छा एक मिनट, हमारा एक ही जवाब है, या आपसे हम पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट स्टेट कौन है? यूपी है, उसके बाद ही है ना बिहार। बिहार तो लार्जेस्ट स्टेट में भी नहीं आता है। तो आप ही जनरल, एक मिनट में बोलिए। देखिए, संख्या से, क्षेत्रफल से राजनीति नहीं चलती है, ठीक है। आपके सहयोग से अगर ऐसा होता तो ऐसा भी देखा गया है कि कम, ऐसा नहीं होता तो अभी जदयू कम संख्या लाके चाणक्य की भूमिका निभाते चली आई है। जब जिसकी तरफ गए सरकार बना दिया, जो सरकार में चीफ मिनिस्टर बन गए। लार्ज संख्या आप देखिएगा तो आरजेडी का था, फिर काहे सरकार में मुख्यमंत्री बने? तो बने उनको मैंडेट। अच्छा, संख्या की जो है तो संख्या आपके सरकार को जो ट्विस्ट, आपके सरकार को जो सरकार बनाने में सहयोग करे, वही सबसे बड़ी पार्टी आपके लिए हो जाती है। उसको क्या मिला? सवाल बस एक ही है, आप इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने कहा कि लार्ज स्केल पर जो है बिहार नहीं उत्तर प्रदेश है, मैं मानता हूँ उसको। जहाँ 80 लोकसभा हो, बिहार में हमारा 40 लोकसभा सीटें हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार के गठन में, मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार के गठन में, एनडीए सरकार के गठन में अहम भूमिका नीतीश कुमार जी का और टीडीपी का रहा है। लेकिन किस दृष्टिकोण से ऐसे मंत्रालय दिया गया बिहार को, बिल्कुल साइड कर दिया। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज अगर मैं मानता हूँ कि ग्रामीण विकास भी मिलता, उद्योग विभाग भी मिलता, तो मैं समझता कि बिहार में कोई औद्योगिक क्षेत्र में राज मंत्रालय मिला है, कैबिनेट नहीं मिला ना, वो पंचायती राज है। दूसरी बात क्या है, मैंडेट दिया है जनता आपको, सरकार में बनाए हैं, अच्छी बात है, गठबंधन की सरकार है। जब रेल मंत्रालय नीतीश जी मान रहे थे, चूँकि उनको अनुभव है रेल मंत्रालय का, पिछले 5 साल में जो भी रेल मंत्री रहे हैं क्या हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं। और
रेल मंत्रालय चलाने का अनुभव आदरणीय नीतीश कुमार को अच्छा रहा है, 5 साल चलाए हैं। कृषि मंत्रालय भी मांग रहे थे, वो कृषि मंत्रालय भी दीजिए। और एक सवाल सबसे बड़ा था कि हमारा बिहार स्टेट कैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मांग की है कि भाई फाइनेंस वित्त मंत्रालय मिलेगा तो हमको कहीं ना कहीं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे 1914 में 100 करोड़ 125 करोड़ कितना चाहिए, तो अगर हमको मिल जाता अब तो मौका आ गया। अब मौका आ गया। नहीं मौका तो पहले भी था 10 साल। तो हमको अगर आदरणीय नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि हमको वित्त मंत्रालय दीजिए, तो हमको उम्मीद और आशा जगती बिहार के जनताओं को कि हमारा प्रदेश जो है विकसित करेगा, राज्य आगे बढ़ेगा और यहाँ की जनता को भला होगा। सबसे पहली बात है कि जितने भी इस डिबेट में बैठे हैं उनसे ये पूछ लीजिए कि उनका उद्देश्य क्या है, हमारे देश का विकास, हमारे राज्य का विकास या दायित्व का निर्वहन करना। अगर विकास की रूपरेखा है तो जितने भी हमारे घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, जब उन्हें दिक्कत, उन्होंने उनसे जब या दिखा दे कि जो उन्होंने रेल मांगा या जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट मांगा, इनके पास आकर उन्होंने बोले थे हमारे नीतीश कुमार जी या चंद्र प्रकाश नायडू जी ने, या फिर ये आप लोग के द्वारा मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। मीडिया चौथा स्तंभ है, ठीक है, चौथा स्तंभ है। आप लोग हर क्वेश्चन का, हर सवाल का एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए अंकुर जी, सवाल तो लोग करेंगे ना। आप मेरी बात बताइए, जब हमारे घटक दल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हमें जिम्मेदारी देंगे, हम उस जिम्मेदारी को निर्वहन पूर्वक करते हुए अपने राज्य के और देश के विकास के लिए समर्पित रहेंगे, हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं, और हमारे जितने भी घटक दल हैं वो लोग कहते हैं, उन लोगों ने किसी भी इच्छा की जाहिर नहीं की। जो दल उन्हें मिला, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए भाई साहब, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो लोग उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं वो लोग, और देश की विकास कैसे हो बिहार राज्य से लेकर और केंद्र तक में वो लोग उसकी चिंता कर रहे हैं। और यहाँ बैठ के मुद्दा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। 70 साल से हम लोगों ने, हमारे गार्जियन ने देखा, हमने भी कुछ देखी है। 70 साल से वो लोग क्यों नहीं इस बात को आवाज़ उठाते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को क्या मिला, आंध्र प्रदेश को क्या मिला और भारत को क्या मिला। भारत को सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखने का काम किया गया, उस वक्त उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आज गरीब का बेटा, आज नेहरू जी के बाद 60 वर्ष के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली, ये लोग उसका जश्न नहीं मनाएंगे। नेहरू जी हो गए, बाकी इनके घटक दल चलते थे, विपक्ष की तो ये लोग जश्न मनाते। विपक्ष का काम है, तो करेंगे ना, करेंगे तो मुद्दा पर आए ना। देखिए विपक्ष के सवालों से घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब है 10 साल भारत एनडीए के गठबंधन जो ने 10 साल में काम किया, ये हमें अपने 70 साल का कार्यकाल दिखा दे, जनता को सुना दे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है भ्रष्टाचारी, 70 साल के बाद फिर भी आ जाएगा भ्रष्टाचारी 13 दिन 13 महीना, क्योंकि उनकी लगाम 13 दिन 13 महीना, तो ये लोग उसके लिए बौखलाए हुए हैं। अब इस बात को वाजपेयी जी भी आ गए, बिहार को क्या दिया गया, नीतीश कुमार को कौन जिम्मेदारी, भाई हमारे सहयोगी दल को तकलीफ नहीं है, उसमें वाजपेयी जी भी आ गए, प्रधानमंत्री बिहार को झुंझुना मिला, ठगा गया 3 बार। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को लगातार चला। आप हमारे बिहार के तरफ से 8 लोगों को पदभार दिया गया है, आप मीडिया जाके उनसे पूछ ले कि वो खुश हैं कि नहीं खुश, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा अगर आप कार्यकर्ता से भी अनुभव लेंगे तो आपको कार्यकर्ता जो है जदयू के चाहे बाकी दलों के, आपको आसानी से बता देंगे कि वो लोग भी जो आस लगा कर बैठे थे उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। इन्होंने जाके नतमस्तक कर दिया नीतीश कुमार ने। जितने भी घटक दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे राज्य का विकास कैसे हो, और हमारा राज्य आज हमारे चलिए राज्य की विकास की बात है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ हमारे नीतीश कुमार जी ने की हमेशा से मांग रही है कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब मिलेगा। अरे क्यों नहीं, हमारे घटक दल के सहयोगी है। अरे 10 साल की में सर अंकुर जी 10 साल में मात्र 17 महीना वो तेजस्वी के साथ थे, बाकी तो आप ही के साथ है, तो फिर अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब मिलेगा। जो भी मांग होती है, जो भी हमारे भारत के लोगों की जो जरूरत होती है, जो अपने सपने देखते हुए लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया है, सबका समय आया और अपने समय अनुकूल सब हमारे भारत के पास आया। वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, या जितनी भी योजनाएं, सब लोगों ने राम मंदिर पे तो आप बात ही नहीं कीजिए कि जिस जगह राम मंदिर की बातें हुई आप वहाँ सरकार, आपको वहाँ आपके MP वहाँ हार जाते हैं। अयोध्या की नगरी आप हार जाते हैं। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या जी के तो वो नगरी जितने भी लोगों ने हमारे समर्थन किया और जिन लोगों ने न, वो नगरी क्यों हारे, उनके भी आभारी हैं।
हारना सवाल है, अब वो आपने हारना- चर्चा छेड़ दिया तो बता ही देखिए, दीजिए आप कि जब- अयोध्या आप क्यों हारे? जब छलांग लंबी लगानी होती हो तो शेर भी जो है एक फुट पीछे आता है, उसके बाद लंबी छलांग नहीं, लगा। यहाँ पे छलांग के मतलब नहीं इसकी समझ में। बात नहीं। अयोध्या नगरी अयोध्या से क्या मतलब? आप हमें बताइए ना कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी ना, नेहरू जी के 60 साल के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री ये कैसी हुए ना, सरकार बनी? जिन्होंने अपने दम की सरकार बनी। अपने दम की सरकार तो आ रहे हैं। समर्थन, अरे आप ये 242 में घटक दल के साथ बना। समर्थन की सरकार ये बनी है। सरकार घटक दल के ये साथ एनडीए के अब समर्थन आपको की आदत सरकार डाल लेनी होगी, एनडीए की आदत डाल लेनी होगी। पहले वाला दौर अब खत्म हुआ, अब आपको एनडीए बोलना होगा। अब अकेले में नहीं है आप, नहीं, ठीक है? हम जो तो- पहले राज हम आप तो कर रहे जब भी थे अपने घटक उस दल हिसाब के से आप साथ नहीं रहे हैं, हमने हमेशा उनका जिक्र किया है। हमने हमेशा उनका जिक्र किया है। विश्वेश्वर जी, एक सवाल है मेरा। जी। क्या अभी भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की? देखिए, नीतीश कुमार जी या नायडू जी वो गर्भगृह में है। मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। आज भी मैं एक चैनल का सुन रहा था कि कब क्या हो जाएगा, चूँकि अहम भूमिका है स्पीकर लोकसभा का, और लोकसभा स्पीकर का अहम भूमिका इसलिए है कि डर है इन लोगों को जो गठबंधन में गए हैं। नहीं, इन- इंतजार एक में मिनट, राहें एक तो आप बिछा के बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं एक है। मिनट, डर है कहीं मेरी सरकार, अगर इनका स्पीकर फिर हो गया भाजपा से, तो कहीं मेरे जो सांसद है इनको अपने तरफ खींच नहीं ले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे गठबंधन घटक दल के लोगों ने खुश है मंत्रालय से। एक आपके एनसीपी अजीत पवार, आपके मंत्री, उनके एमपी शपथ ग्रहण से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हमको कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, वो आपसे दूर है और अनाप शराब बोल रहा है महाराष्ट्र की धरती पे। चलता रहेगा। नहीं, वो ठीक है। सबसे बड़ा सवाल जी, है। जी। चलिए मुझे बताइए, रमन जी का सवाल को आप दरकिनार क्यों कर रहे हैं? क्यों? जवाब नहीं। अभी तक तो ये अपेक्षा थी हाँ। कि सरकार ही मोदी जी की नहीं बन पाएगी। हाँ। नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, टीडीपी कभी, सरकार तो बन गई। हाँ। अब सवाल अब आप आता है स्पीकर पे, और आप लोग स्पीकर भी जो है वो जो निर्विरोध, या कह दीजिए कि वो एनडीए जो है अपने हिसाब से उनको चयनित करके स्पीकर के पद पर बिठा देगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग नहीं, हम हम तेरा लोग इंतजार करें कयामत तक, खुदा हम करे इंतजार कि कयामत हो करेंगे। और अभी तू ये आए। सरकार, आप जाहिर साहब, ये सरकार जो है स्टेबल सरकार नहीं बनी है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ। चलिए एक सवाल आपसे ले लेते ठीक हैं। है। चलिए थोड़ी देर के लिए। और दूसरी बात, एक मिनट जाहिर साहब, हाँ। इन्होंने कहा अयोध्या राम मंदिर नहीं, का हमारा मामला- एक सवाल का एक मिनट, जवाब। एक मिनट। हाँ, हाँ। इन्होंने कहा अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से सामान्य सीट से एक दलित को बेटा का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के माननीय अखिलेश यादव ने बनाया, जी। लड़ाया, जी, जीत गए वो। और वो जीत गए। चलिए ठीक है, दलित समाज से आता है। चलिए, जो आंकड़े आपके पास है, इंडिया गठबंधन के पास है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भविष्य आपको में कुछ सरकार भी हो बनाने सकता का है। मौका मिल जाता है, नीतीश कुमार आपके पास आ जाते हैं, टीडीपी आ जाती है, हाँ। यहाँ से भी कुछ लोग आपसे टूट करके, हाँ। सरकार कितना दिन चला पाइएगा? आपको याद होगा यूपीए 1, एक मिनट, यूपीए 1 गठबंधन की सरकार थी, 5 साल चली। मैं बता रहा हूँ फिर, एक मिनट, नहीं, 5 साल चली यूपीए 1, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह बने थे, और उसमें कम्युनिस्ट वामपंथी दल हमको समर्थन दिया था बाहर से। जब पावर पर, न्यूक्लियर पावर पर हमारा हाउस में समर्थन वापस ले लिए वामपंथी दल, तो हमारे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे सपा के, उन्होंने बाहर से समर्थन दे करके सरकार चलाई 5 साल पूरे, एक अच्छे अनुभव के साथ हमारे, जिस समय में आंकड़े नहीं है सर आपके? नहीं, आंकड़े हैं हमारे पास में, कैसे नहीं आंकड़े हैं? सर आपसे एक सवाल है हमारा विपक्ष से। जी, विपक्ष से ये सवाल है कि आज बीजेपी 240 सीट लेके और 2-3 घटक दल के साथ सरकार बना रही है, तो आप उसको बोलते हैं कि अनस्टेबल सरकार है। जब आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं और इसमें इतने घटक दल हैं जो एनडीए से ज़्यादा घटक दल हैं। गलत फहमी है आपको। अच्छा, तो उसको क्लियर कीजिए थोड़ा। एनडीए में एक मिनट नहीं, हाँ, क्लियर कीजिए, सवाल नहीं, कीजिए। क्लियर भी कर लें। आपके एनडीए में जी। 47 हाँ, दल बोलिए ना। घटक दल है, और हमारे इंडिया हम अच्छा गठबंधन में, एक मिनट सुनिए,
हाँ, हाँ। हमारे इंडिया गठबंधन में मैं बिल्कुल आंकड़ा के साथ कर रहा हूँ कि 37 हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन में, ठीक है। हमसे ज्यादा 10 दल है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं उस बात पे। जी। पूर्ण बहुमत के लिए मान लिया एनडीए को ज्यादा घटक दल की जरूरत है या इंडिया को जरूरत है, ये सवाल का जवाब दीजिए तो। पूर्ण बहुमत के लिए। हाँ, पूर्ण बहुमत के लिए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। फिर आप देखिए, आप एक चीज, जब आप अभी कुछ देर पहले बोले कि आंकड़े का खेल है, हाँ। आंकड़े पे बात होती है, तो हाँ। जब एनडीए सरकार बना रही है, आंकड़ा कभी बदल सकता है। जैसे नीतीश कुमार जी ने देख एक मिनट आप तो मैं बता रहा हूँ, आप बता दीजिए ना, हम बता रहे हैं ना, आंकड़ा का गेम खेल कभी भी खेला जा सकता है, इसलिए हो सकता है। सर, हम उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहा हूं। आप अगर मान लिया मेरे पास, हमारा इंडिया गठबंधन के पास 234 है, सुन लीजिए 234 है, और आपके पास 292-93। हम दूसरी बात सरकार बनाया आप फिर मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा अगर किसी चीज को 20 पुराना है, हाँ, तो 6, 4, 10, 10, 20 3 मामला पुर गया 20, और कोई ऐसे पूरे 5, 4, 3, 7, 2 नहीं, एक मिनट कैलकुलेशन, नहीं, एक मिनट, तब आप बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार अनस्टेबल है। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए की सरकार बहुत अनस्टेबल है। उस आंकड़े को पुराने के लिए मान लिया ठीक है, आपका घटक दल कम है, लेकिन उस बहुमत को पुराने के लिए ज्यादा घटक दल की जरूरत है। ये आप भी, ये कैलकुलेशन है, तो फिर वो सरकार कैसे स्टेबल होगी? सरकार से बनेगी, सरकार स्टेबल होगी। अच्छा, आप हमें मैंने पहले बता दिया था कि यूपीए 1 घटक दल से चली थी, आपको याद होगा, और माननीय मनमोहन सिंह 5 साल बहुत अच्छी सरकार चला। देखिए जी, अभी हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें कहिए रोना धोना बंद करें, ठीक है। जश्न का माहौल है, भारत में तीसरी बार सरकार बनी है नेहरू जी के बाद। मनाइए सर, जश्न क्यों नहीं मनाते हैं? इन लोगों ने जो तोड़ना था, इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री का लालच देकर, उप प्रधानमंत्री का लालच देकर जो भी षड्यंत्र, सर इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री तक का पद आपने दे दिया, उप प्रधानमंत्री, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। फिर भी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, फिर भी कह रहे हैं कि वो पलटी मार सकते हैं। अरे भैया, इससे बड़ा विश्वास नीतीश कुमार जी ने जो जताया है एनडीए के साथ, भैया अगर मारना रहता, नीतीश जी के बारे में क्या गारंटी है कि पलटी नहीं मारेंगे? अगर मारना रहता किसी भी दल को, तो जिसको प्रधानमंत्री का दायित्व मिलेगा वो उस राजनीति में तो कोई दायित्व मिल रहा है ना, आंकड़ा, एक मिनट, आंकड़ा नहीं मिल रहा है। जब इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जाएंगे तो वो आप उनको आंकड़े का खेल बताएंगे, और जब वो एनडीए की तरफ है तो उसको पलटी मारना कहेंगे। तो राजनीति में नहीं, एक मिनट, राजनीति में ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर एकदम दोहरा मापदंड, आप जैसे अगर मान लिया कि नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में कि पलटी मार रहे हैं, ठीक है, तो फिर इंडिया गठबंधन ने या विपक्ष ने उनको ऑफर क्यों दिया प्रधानमंत्री का या उप प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार जी का? हमारा कहीं से इंडिया गठबंधन के हमारे कोई शीर्ष स्तर के नेता ने नहीं कहा था कि हम प्रधानमंत्री का पद देंगे। नहीं, तो अभी नहीं, आपने अपने इसमें अभी आपने प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का कहीं से नहीं आया, किसी भी चैनल में हमारा होता है, आगे जी ने हमारा बता दिया। सच, एक मिनट, कभी नहीं भाई साहब, सच जो होता है कभी नहीं, सच जुबान पर आ जाता है। जैसे कैसे कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री का दायित्व, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, दल में कहा किसी ने कहा कि हम कभी नहीं, वो किसमें वो मांग रखा, हम नहीं कह रहे कि दायित्व, ये मांग रखा। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट मांग रखा कि हमको रेल चाहिए, वित्त चाहिए, कृषि चाहिए। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, नीतीश जी ने मांग रखा था संयोजक बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन को उन्होंने ही बनाया था, तो उस समय आपने बनाया नहीं, अभी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बनाने के नहीं, हमारे फिर फेल। पप्पू कहीं नहीं है, वो तो नेता हो गया, देश का सर्वमान्य नेता हो गया राहुल गांधी, नॉट पप्पू। ये भाषा का आप लोग एनडीए वाले, भाजपा वाले भाषा में परिवर्तन लाए, आज साबित कर दिया कि आप कहां आ गए, दोनों आप कहां आ गए। नहीं, ये सही बात है कि भाषा में लाना चाहिए, लेकिन जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोग शीर्ष नेतृत्व वाले पलटू, हाँ, जो विपक्ष वाले पलटू राम की उपाधि देते हैं, तो उस पर फिर राजनीति में जो है लोगों का भाषा के क्या कहा जाए, भाषा के शालीनता पे कभी पलट सकते हैं। आपका भी ध्यान आकर्षित का जो कराना बयान आता चाहिए। है नहीं दिए कि इंडिया गठबंधन जब बनी थी और नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे, उस समय संयोजक के लिए कहा था, उन्होंने मांग रखा था, उस समय क्यों नहीं? कभी नहीं मांग रखा, कहा कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं बता रहा हूँ,
मैं हर डिबेट को कैसे कह रहे हैं कि उन्हें दायित्व का लालच है कि उन्हें लेकिन डिपार्टमेंट नहीं केसी, एक मिनट, केसी त्यागी, बताया नहीं केसी त्यागी का बयान आया है सर, केसी त्यागी का जी, बयान मैं सुन रहा आया, था। उन्होंने बाजार से ऑन स्क्रीन ये बोला है कि जब संयोजक पद उनको मिला नहीं तो प्रधानमंत्री का पद लेकर के वो आप क्या प्रधानमंत्री का करेंगे? कहीं से जी, जी, हाँ, बिल्कुल, केसी बिल्कुल त्यागी का बयान मेरे आया है। इंडिया गठबंधन, मैं बोल रहा हूँ जय साहब कि बिल्कुल मेरे चलिए, इन इंडिया लोगों से भी पूछ गठबंधन लेते के हैं। जितने भी शीर्ष नेता आज का डिबेट हमारा एनडीए वालों से है, हाँ ठीक है, लेकिन एनडीए वाले सीधा जवाब नहीं देंगे, राउंड राउंड घुमा रहे हैं। भी। दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, स्पीकर पद पर हम आप दोनों से प्रतिक्रिया चाहेंगे। अभी तक आप लोगों ने नीतीश कुमार को ठग लिया, टीडीपी को ठग लिया, झुनझुना थमा करके। स्पीकर जिस पर पूरे देश की निगाह है और टीडीपी की भी मांग है कि स्पीकर पद हमको चाहिए, क्या लगता है आपकी सरकार टीडीपी की बातों को मानेगी, स्पीकर पद आप लोग देंगे? देखिए, दायित्व देना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ठीक है। उनका जो फैसला रहेगा संगठन के हित में स्पीकर बनाने के लिए वो सार्वजनिक सम्मानजनक रहेगा, और जिन्हें भी बनाया जाएगा वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो उस पर हम लोग विषय ना करें। एक कमेंट से ले लेते हैं उनसे भी, जो भी फैसला रहेगा वो सही फैसला रहेगा और देश के हित का फैसला रहेगा। चलिए सर, आप जदयू के हैं, अगर स्पीकर पद नहीं मिलता तो फिर से चचा पलटी मारेंगे आपके मुख्यमंत्री? जो कि रूठते मनाते रहते हैं, ऐसे रूठते हैं जैसे शादी में फूफा और मौसा रूठते हैं, वैसे वो रूठते ये सवाल आज के डेट में विपक्ष के पास ज्यादा सूट करता है, क्योंकि विपक्ष के पास अभी जो मुद्दा है, तो विपक्ष से कैसे पूछा नहीं, तो जाएगा? आप जो हमसे सवाल कीजिएगा तो हम तो कहेंगे कि जो सरकार बनी है, सरकार का जो कार्यकाल शुरू हुआ है, तो सरकार के कार्यकाल को देखिए, और जो भी लोकसभा का स्पीकर हो या उनका जो प्रक्रिया है चुनने का, या जो भी ये है या मांग होता है, तो मांग होने के बाद सर्वसम्मति के साथ किसी भी संगठन में जो लास्ट उसका निर्णय होता है, उस निर्णय का इंतजार कीजिए। सवाल है कि स्पीकर पद नहीं मिलेगा तो आपके मुख्यमंत्री पलटी मारेंगे या रहेंगे एनडीए में, अपनी वफादारी दिखाते रहेंगे? अच्छा, मतलब कि आप लोग इस मुद्दे को मतलब कि सरकार कैसे चलाना है, सरकार बना है उस पर कैसे बात करना है, और वफा और बेवफाई पे बात, सर का भी 2-3 शेर सुन रहे थे, तो हमको लगा कि विपक्ष के लिए भी एक शेर हो सकता है गालिब का, जो है कि बदल कर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं, और उसका एक लाइन हम अपने तरफ से जोड़ देते हैं कि विपक्ष का ऐसा होता है हंगामा कि आजकल हम कम देखते हैं। आपका कुछ सवाल बोलिए। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मेरा कहना है कि देखिए, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष का पद जो होता है वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे पावरफुल पद। नहीं ऊपर पद होता है, नहीं, ऊपर ही, लेकिन एक तरह से आप देखा जाए कार्यकलाप में वही सबसे पहला है। आप नजर हाउस के अंदर नजर में सब कुछ दिखता है, बिना उसकी इजाजत के इधर से उधर नहीं हो सकता। इसको मांगने का कारण ये नहीं आप समझिए कि किसी लालच की वजह से मांगा जा रहा है, ये सिर्फ कंट्रोल के लिए मांगा जा रहा है कि ताकि जो डर है, जो उड़ीसा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही डर दोनों पार्टी को, अभी जनता को बताइए, जनता खुल के बताइए, दोनों पार्टी को ये डर है कि हमारा जितना जोड़ा हुआ मेरा सांसद है, जितने भी मेरे नेता टूट जाएंगे, वो कहीं पलट जाए, क्योंकि भाजपा की आदत है, ये दामन ही बदल देंगे पार्टी को तोड़ना। वो जी, अंकुर जी से यही एक डर है। सर, आप पर आरोप है कि आपकी पार्टियों को बहुत ज्यादा तोड़ती है और फिर उसी पार्टी के साथ जुड़ भी जाती है, क्या कहेंगे? भाई, विपक्ष के लोग को जो मन में है वो बोलते रहे, हमारी पार्टी को तोड़ना नहीं जानती, उन्हें जोड़ना जानती। शिवसेना टूटी, वो आपको एनसीपी टूटी, देखिए, आप जो है वो कई दलों को और छोटे छोटे दल को, यहाँ तक कि जदयू को भी डर बना हुआ है कि आने वाले समय में वो भी टूट जाएगी। देखिए, जो दल रहती है, जिस दल को इस बात का भय हो जाए कि नहीं, हमारा जो भाव है अपने राज्य के प्रति सेवा समर्पण करने का, और जो दल के साथ वो हैं, वो दल अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गलत डिसीजन लेता है, तो वो लोग उस चीज़ को भाप लेते हैं कि भाई हम लोग का जो लिया गया फैसला ये सही नहीं है, गलत है, तो वो किसी भी दल में जाते हैं तो उस दल में उनका सम्मान हो जाता है। हम लोग तोड़ते थोड़ी, हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। आज जोड़ा हुआ ही दल है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जोड़ा हुआ दल। मैं इनको, अंकुर जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अजीत पवार जो जन्मदाता थे शरद पवार एनसीपी के, उन्होंने अपने भतीजा को लाया, है ना, और जब उन पर इनकी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार
19 में बनी सरकार, चुनाव से कुछ दिन पहले उन पे 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया और स्पष्ट मुख्यमंत्री बोले, भारत के गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले भारत के नरेंद्र मोदी जी, और अमित शाह जी बोले कि इनको जेल का चक्की का आटा पीसिंग एक दिन के बाद राताराती बीजेपी में चले गए। लेकिन भाजपा वाले के वाशिंगटन में बुला गया। भाजपा वाले ये हमको एक सवाल का जवाब दे दें, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सवाल। हमारे एनसीपी को तोड़ दिया। आप एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इससे अभी आप तोड़ने जोड़ने घटक की बात कर रहे हैं, आप हमको बता दीजिए, पप्पू राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी अपने पूरे दल के साथ कांग्रेस में गए, उन्होंने उस पूरे दल को उसमें समर्पित कर दिया। आपने उन्हें आश्वासन दे दिया कि आप चुनाव लड़िए पूर्णिया से, हम आपको वहाँ टिकट दिलवाएंगे, और आपने क्या दे दिया? ठेंगा। उन्हें चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे संगठन, बिहार में जो उन्होंने अपना संगठन फिर भी आज जो मेरे साथी हैं, एक मिनट, उस संगठन को आपने अपने में विलय कर लिया, अपने कांग्रेस में विलय कर लिया, और विलय करने के बाद जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा षड्यंत्र उनके साथ रचने के बाद आपने उनको टिकट नहीं दिया। एक मिनट, और आप जिसके साथ एनडीए राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के और इंडिया यादव वहां जाते हैं और जाके कहते हैं कि आप हमें वोट ना दीजिए तो एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। ये कैसी राजनीति है भैया? ये कैसी तोड़-जोड़ की राजनीति है? आप अपने ही कांग्रेस के दल को, आपको अपने दल में विलय कर दिया और आप उसको टिकट का झांसा दे के उसको ठेंगा थमा दिए, उसके विरोध में आप उसके प्रचार में नहीं गए। आप थे तो जब जिस पार्टी ने आपके साथ आपके अपने पूरे पार्टी को विलय कर दिया, आप उसको पुणे से टिकट दिलवा देते। वो बंदा जीता, अपने दम पर जीता है, आपने धोखा दिया, कांग्रेस वालों ने धोखा दिया। इन्होंने 70 साल तक देश की जनता को धोखा दिया। और ये अभी आप सवाल कर रहे हैं कि अनस्टेबल सरकार है नीतीश कुमार, क्या कौन सी मजबूरी है पप्पू यादव की जो आपके साथ है? बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। आप हमें एक बात बताइए, विकास के लिए नहीं। हाँ, तो विपक्ष को तो विपक्ष के पास भी तो विकास का रोड मैप होगा। एक बात बता दीजिए, 70 साल में जो इंदिरा गांधी सरकार, सुनिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी क्या कहते हैं, सुई से लेते हैं एरोप्लेन रेलवे, क्या कहता है हमारा कांग्रेस का देन है, नेहरू पंडित नेहरू का देन है, इंदिरा गांधी का देन है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी, मतलब एक ही परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है। इसमें परिवार की पार्टी। इस मामले में अंकुर जी आपको बता दें कि मधुबनी से नहीं, ये आरोप भाजपा वाले लगाते रहे। एक ही परिवार की पार्टी चला रहे हैं। नहीं, इसमें एक परिवार के वहाँ चल रही है, बिहार में भी एक ही परिवार की पार्टी चल रही है। राबड़ी देवी, हम अंकुर जी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अंकुर जी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको 2014 से पहले जो 10 साल की मनमोहन सरकार थी, जब मेजोरिटी मिला कांग्रेस को, तो सोनिया गांधी हंगामा थे कि सोनिया गांधी पीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अचानक पूरे देश को सरप्राइज कर दिया, मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने घोषणा कर दिया। इसलिए कर दिया उन्होंने, तो ये तो गैर गांधी परिवार था ना, आपका जो आरोप है कि लगा। देखिए मनमोहन सिंह तो गांधी परिवार से नहीं, जिन्होंने देश को चलाया वो ऐसे थे कि जैसे नहीं होता बच्चों को, पहले आप अपने सवाल का जवाब, उसमें चाबी रगड़ दीजिए, ये गलत बात, चाबी रगड़ेगा, ये गलत बात काम करते थे। और ये स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का है, ये मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि वो जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने कभी चाह कर भी कोई काम का फैसला नहीं लिया, देश के विकास का फैसला नहीं लिया, क्योंकि उस फैसले में हमेशा रुकावट बनने का काम करती थी सोनिया गांधी जी, क्योंकि बिना उनसे पूछे वो किसी भी फैसले को, किसी भी फैसले का वो अधिकार नहीं जता सकते थे, क्योंकि ये थे उनके कमजोरी। वो कुछ भी पूछते, वो बिना पूछे वो कुछ नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह जी कठपुतली बने हुए थे, उन्होंने देश का विकास कभी नहीं किया। हमारे देश के जवानों के ऊपर में हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर में गोली बारूद पड़ोसी मुल्क चला रहे हैं, और उस टाइम में मनमोहन सिंह जी से पूछना होता था कि हम गोली फायर करेंगे नहीं करें, अपने जवानों की सुरक्षा करेंगे नहीं करें, तो वो कहते थे मैं पूछ के बता, भाई किससे पूछ के बताओगे, प्रधानमंत्री बने हुए फैसला खुद लो ना कि हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के ऊपर हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर में गोलियां चला रहे हैं पड़ोसी मुल्क, और आप फैसला स्टेटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के है वो,
नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि हमारा एक सैनिक मरेगा तो उनके 10 सैनिक को मार के उसका बदला लेंगे। सर एक एक करके अगर हम लोग सवाल का जवाब ले लें तो हम लोग बोलिए, इनका जो सवाल सब है वो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए, आपका जो सवाल है उसने ये जवाब दे दे। जी देखिए, आपने जो एक आरोप लगाया कि रिमोट से मनमोहन सिंह की सरकार चली, उसका क्या जवाब आपके पास है सर? हमारे पास में जवाब ऐसा मैंने बोला कि अगर रिमोट से हमारी सरकार चलती है यूपीए 1 यूपीए 2 तो 400 रुपये सिलेंडर नहीं बिकता गैस का, 60 रुपये पेट्रोल नहीं बिकता, भारत में जनता को नहीं मिलता। अगर रिमोट से चलता 40 रुपये का डीजल मिलता था, आज मिल रहा है 100 रुपये लीटर डीजल, 110 रुपये पेट्रोल, अभी 1000 रुपये गैस हो गया है, क्योंकि इलेक्शन का पीरियड था, 1200 रुपये मिल रहा था। तो रिमोट से सरकार चलाने वाला एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए, अर्थशास्त्री, वर्ल्ड लेवल का अर्थशास्त्री हैं। हम इनके पार्टी में हम बोलते हैं कि उनके बराबरी में कोई अर्थशास्त्री हैं भारत में, भाजपा में, तो उनके साथ आवे और हमसे डिबेट करें। कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी बताइए? जीडीपी, हमारी जो जीडीपी थी कितना पर था? आप बताइए। 8 पर चला गया, 11 पर थी, 8-11 पर। आज क्या है? आज कितने पर है? 5वें स्थान पर है। किसका है देन? ये आप ही का देन है, सरकार हमारी, देन आपका है? नहीं, सरकार हमारी, देन आपका नहीं, ये आपके देन है। आप प्रधानमंत्री है, आपके हाथ में जीडीपी को आगे ले जाना है। जनता का इनकम कैसे हो? क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है कि लोग महंगाई पे बात करते हैं जी, तो मतलब कि 70 साल जो सरकार रही कांग्रेस की, आपको नोट नहीं हम दूसरे, हाँ उसमें वाजपेयी माइनस, सुनिए आप सुनिए, वाजपेयी के कार्यकाल को एक हम ऑलमोस्ट बोल नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, हाँ 13 दिन, 13 महीना, 5 साल, 70 साल मत बोलिए। हम एक बात बता रहे हैं, कंटिन्यू जो उसके बाद जब गौरा जी भी, इनका 2.5 साल रहा, कांग्रेसी सरकार बड़ा मुश्किल है भाई। हम 10 साल गैर कांग्रेसी सरकार रही है। अच्छा चलिए, नहीं हम 7 साल मान के चलते हम हैं। दूसरी बात कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए जाए। दयनीय जिस तरह का डिबेट होता है, जिस तरह का मुद्दा, तो लगता है कि दयनीय अभी भी है और आगे भी दयनीय रहेगी, जिस तरह के मुद्दों से हम लोग घिरे रहते हैं। मेरा ये सरकार की दायित्व है। नहीं हाँ सर, कांग्रेस की सरकार में अंकुर जी के अनुसार जीडीपी 8 का था, 9 का था, 11 का था, जैसा कि अंकुर जी ने कहा, और ये आपकी सरकार में जीडीपी 5 का हो गया। तो जब जीडीपी 11 का था उस समय गैस सिलेंडर 400 का, डीजल 60 का। अरे सर हमारे सवाल सुन लीजिए, आज जीडीपी जो है वो 5 का हो गया है, तो गैस सिलेंडर 1000 का। आम जनता को जीडीपी से क्या लेना देना? 1 मिनट मेरे पूरे सवाल सुन लीजिए। आम जनता को गैस से लेना, पेट्रोल से लेना, डीजल से लेना है, सब्जी से लेना है, किराना स्टोर के सामान से लेना है, उसको जीडीपी से क्या लेना है? इसका क्या जवाब है आपके एनडीए वालों के पास में? देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था, हम इसमें दो बात करना चाहेंगे। पहला बात ये है कि महंगाई पे जब बात होती है तो अब पीवी नरसिम्हा राव जी का तुलनात्मक कर रहा है, तुलनात्मक। मनमोहन सिंह, एक मिनट, आप गैस का जो दे बताइए ना, पहले मेरी बात सुनी जाए। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो भाई पीवी नरसिम्हा राव के रीजन में जो गैस का दाम होना चाहिए वही मनमोहन सिंह के रीजन में होना चाहिए, जिस हिसाब का सवाल। पीवी नरसिम्हा 250 रुपये, आपको नहीं आइडिया? हाँ आइडिया, मनमोहन सिंह में, मनमोहन सिंह की सरकार में 400 हाँ, तो 400 ठीक। तो महंगाई का जो एक मिनट, तो ये डिफरेंस है, एक डिफरेंस है ना, ये है सवाल। अगर मान क्या डिफरेंस है सर? कैसे डिफरेंस? अगर आप मनमोहन सरकार की मनमोहन सरकार से तुलना न करके मनमोहन सरकार की भाजपा सरकार से तुलना करके, आप मेरी बात नहीं समझे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक जो मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं हम, क्योंकि जिसके अंदर जो भी सरकार है, जो सरकार ने चलाया है, तो हर चीज़ के साथ गुण अवगुण दोनों होता है। और हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी मुद्दे पे बैठते हैं तो सिर्फ अवगुण का अवलोकन शुरू कर देते हैं। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि हाँ, ये हमने बोला कि महंगाई पे जो बार बार बात होती है, देखिए महंगाई, सरकार को महंगाई को नियंत्रण करना सरकार का एक जो है बहुत ये सेंसिटिव विषय है कि महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। अगर महंगाई पे नियंत्रण में कोई सरकार विफल होती है तो उसको उस चीज़ को सुधार करने की जरूरत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन हर चीज़ का जैसे एक रेशियो होता है, हमने अभी पूछा कि कोई भी जो डॉलर या कोई भी रुपया या जो पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है, जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी भी
डिपेंड करता, कहीं कहीं की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे भी डिपेंड करती है। अगर आप किसी चीज़ को ये चलाते हैं तो आपको बीच में ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना जैसा जो महामारी नहीं, आया, आप जवाब आप लोग नहीं दे पाते। जवाब कैसे आप इंडिया नहीं वाले दे पा के रहे हैं? पास है। क्या जवाब? हाँ बताइए। प्रैक्टिकल कॉम्परेटिव सवाल है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट कॉम्परेटिव सवाल है सर। नहीं, आम वर्ल्ड जनता, इकोनॉमी आम में नहीं जनता आएगा। सर कॉम्परेटिव जीडीपी का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार। ठीक है, आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त एक नारा क्लियर था, ठीक है, तो महंगाई को कम करने के लिए ना आप आए, महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार को जनता लाई, तो आप उसके बाद जवाब दे दीजिए। उसी पे तो बात, तो मतलब कि तो आप पूरे पीवी नरसिम्हा राव लेके जा रहे हैं। कैसे नहीं मनमोहन जाएंगे? सिंह लेके जा आप रहे हैं। महंगाई का सब मैं दर मान देखिएगा लेता, ना। चलिए उन्होंने गलत अब किया, महंगाई का दर नहीं उन्होंने देखिएगा। गलत किया, नहीं क्या किया, बात है? ठीक नहीं, है, गलत तो हमने आप कहा अच्छा था। करके बताइए, आप अच्छा गिना दीजिए। कोई भी चीज जो होगा तो उसका जो है मतलब ये हो जाएगा, तुमने कितना कीचड़ किया, हमने थोड़ा सा और कर दिया। वो कीचड़ कीचड़ से कैसे वो होगा? चीज आपने सुना कहा जब आप विपक्ष का जो सवाल था तो उसके चलिए हम इसमें बोले। इनसे, अंकुर जी से ले लेते हैं। जी सर, जीडीपी मनमोहन सरकार में ज़्यादा थी, गैस के रेट कम थे, वो डीजल पेट्रोल के रेट कम थे। आपके यहाँ जीडीपी बेहतर हो गया, आपके यहाँ इन सब चीज़ों का रेट कहाँ से बढ़ गया? देखिए, रेट बढ़ने वाली बात नहीं है। आप उस समय का और अभी के कार्यकलाप को देख लीजिए। वो समय था, आप जो कह रहे हैं कि चलिए गैस रेट सस्ते थे और सामग्री, उस वक्त भी दाम बढ़ते थे। क्योंकि अपना हम बिहार की ही बात कर लें तो बिहार में बहुत ऐसे गरीब परिवार थे जो लोग अभी भी गैस की सपना लिए हुए समझते थे कि हमारे घर में कब गैस चूल्हा आएगा। सर मुद्दे डाइवर्ट नहीं कीजिए, मुद्दे डाइवर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आप रेट की बात कर रहे हैं। वो दिन आप कैसे बोल सकते हैं जब 400 रुपये का सिलेंडर लेना रहता था आपको, तो आप अगर नौकरी करते थे तो उस नौकरी को छोड़कर लाइन में लगनी पड़ती थी। वहाँ से कितनी दूर, आप यहाँ से जाने में आपको उसी की कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। कीमत नहीं सर, कीमत नहीं, बात है ये। जब ग्राउंड लेवल पर आएगा तो ग्राउंड लेवल पर उस वक्त हकीकत देखिए, क्योंकि उस वक्त को मैंने भी झेला है। यहाँ से हम लोग समस्तीपुर जाते थे, बीच में अगर बाढ़ आया रहता था तो रोड डाइवर्ट रहता था। अपना तेल गाड़ी में लगा कर जाइए, वहाँ से नंबर लगाइए, और उसको मेरी बात सुनिए, और नंबर लगाने के बावजूद भी आपको सिलेंडर नहीं मिल पाता था, तो फिर आप वापस आइए। सर अभी हमारे राजनीति विश्लेषक ने माइक दीजिए हमारे राजनीति विश्लेषक ने बड़ी अच्छी बात कहा। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आप ही के नारे थे। आप महंगाई कम करने के लिए आए थे ना, एक चीज कि ये आप व्याख्या करने के लिए आए थे सरकार में। नहीं, क्या हम लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे? देखिए, महंगाई अगर कम नहीं, देखिए महंगाई कम करने की बात कीजिएगा तो जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। थोड़ा बहुत है ना, 400 का 1000। अरे सुनिए भैया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि आप जो कहिएगा कि बिहार में गरीबी बढ़ी हुई है। अरे बिहार के गरीबों को तो ऊपर उठाने का काम किया है एनडीए ने। बिहार में 3,77,000 गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के काम किया गया है 10 साल में। आप जब आप आंकड़ा देखिए, अरे आप आंकड़ा देखिए ना भाई साहब, आप आंकड़ा देखिए। हमारा बिहार, आपके पास आंकड़ा है मेरे पास, 3,77,000 गरीबी रेखा से गरीब ऊपर उठे हैं। ये गरीबों के लिए विकसित का बात है। सरकार का आर्टिफिशियल है, किसी से कुछ डाकरा देता है। लेकिन अगर बिहार में 3 लाख लोग गरीबी से ऊपर उठे, 3,77,000, तो हमारा मान लीजिए 4 लाख, तो हमारे बिहार के लोग हरियाणा, पंजाब जानवर जैसे रेलवे स्टेशन से जो है घूम रहा है, मतलब गाड़ी में 10 साल में आपको वो दिखने लगा। और जब एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बना रहता था, माँ बनती थी, बाप बनता था, तो उस वक्त आप लोगों ने नहीं कहा पलायन को पनाह देने वाले कौन? राष्ट्रीय जनता दल का परिवार बना। क्या बात राष्ट्रीय जनता दल का परिवार ने पलायन को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसको ये नहीं हो पाया कि अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको लेकर आ जाएं। सुनिए, आपकी बार 400 पार, तीसरी नहीं 400, मैं नारा आपको याद दिला दूं, मैं बात को अब उधर से डाइवर्ट कर देता हूं। आपको 400 पार का नारा नहीं लगता है कहीं ना कहीं नुकसान देके चला गया? मैं इसके पीछे आपको कारण बता दूं। मैं सवाल जवाब से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपना अध्ययन बता रहा हूं कि आपकी बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं आपको जो है ना तकलीफ दे कर गया है, क्योंकि ये नारा अपने आप में कंप्लीट नहीं है और जिसका खामियाजा भुगता है भाजपा ने, एनडीए ने।
सामूहिक देखिए रूप से। भाजपा ने कहीं कोई अपनी खामियाजी नहीं देखिए, भुगता। मैं नहीं बता हम नहीं दूं, मानेंगे मैं आपकी बता दूं, बात को। हर हमारा लक्ष्य बार था, कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा होता था। अब लक्ष्य की था बार तीसरी मोदी बार सरकार सरकार क्यों? बनाने का। भ्रष्टाचार और को हम लोगों समाप्त ने करना इस है। बार अब की भी बार मोदी तीसरी सरकार बार क्यों? तो तीसरी बार महंगाई की मोदी मार जी को की सरकार खत्म करना बनाई है। है। अब की बार 400 पार के साथ आपने नारा को मोदी पूरा जी नहीं की किया। सरकार हमने इस बार फिर तीसरी बार बनाई नारा है को पूरा और किया नरेंद्र आपके मोदी जी को विपक्षी दलों तीसरी ने। बार प्रधानमंत्री सुनिए, हमने बनाया अब है। की बार और पूरे भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मेरी बात बनाया सुन है। लीजिए। अब की बार अब की 400 बार फिर- पार किस लिए? अब की बार भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। फिर कहाँ अरे नारा क्यों था? नहीं? अब आप नारा आइए को- ना, आप अरे नारा आप को आइए ना। पॉलिश कर रहे अब हैं। की बार तो हम तो कहते हैं अब की बार फिर मोदी जी की सरकार। आपकी बार आपका फिर मोदी टाइम जी है, की सरकार आ अभी गई है। टाइम है। आपकी बार 400 बनी पार मोदी जी में- की सरकार। सुनिए, संविधान बदलने को अब जोर की दिया बार विपक्षी फिर दलों बनी ने। मोदी जी की सरकार। मंगलसूत्र बदलने लेने की बात कर दी, भैंस चोरी की बात। विपक्षी दलों ने आपको इस तरह नुकसान पहुंचाया। आपकी बार 400 पार के साथ नारा कंप्लीट नहीं था। अब की बार फिर बनी मोदी जी की सरकार। ये हम अभी का आप नारा तय कीजिए सर। कर दिए सर। पहले हमारी सरकार बनी, जब सरकार बन गई तो हम बोल आखिरी कमेंट ले लीजिए, सवाल लंबा है। डिबेट हो गया। केंद्र में भाजपा सरकार, सॉरी एनडीए सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार। क्या जनता जो आस लगाई बैठी है? अभी प्लान की बात हो रही थी। हालांकि प्लान जो है वो तो दोनों दल जो हैं, बड़े बड़े दल जो बिहार के हैं, वो मानते हैं कि जब तक प्लान नहीं होगा तो हमरा चलेगा नहीं। क्योंकि मजदूर जो है बोरा में भरकर भेजा जा रहा है अन्य स्टेट में। अब यहाँ पे तो लग नहीं रहा है, कल कारखाने जो बंद पड़े हैं। क्या जनता इस चीज़ को भरोसा में रहे कि दोनों सरकार आने के बाद, क्योंकि बिहार और भारत में दोनों एनडीए की सरकार है, जो बंद पड़े कल कारखाने हैं उसमें शुरुआत होगी। जो बंद पड़े पेपर मिल हैं, 10 साल तो सरकार रहा जो पेपर मिल है, बीते दिनों उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी आए थे, यहाँ का दौरा किए थे और कहा गया था इथेनॉल का कंपनी लगेगा। क्या नहीं, पेपर मिल APM की बात कर पेपर रहे मिल हैं कैंपस हम। पेपर मिल में आस लगाए बैठे हैं। बिहार में कई बंद पड़े फैक्ट्री हैं, क्या चालू होगा? देखिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी हमेशा उन्होंने बिहार के विकास के लिए वो एक अच्छे नेता साबित हुए हैं। और डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए की सरकार है। तो अब हमारा मुद्दा है कि युवाओं को रोज़गार जैसे और बढ़े, और जो पलायन है उस पलायन को हम उस टारगेट को लेकर चले कि जिस तरह गुजरात है कि वहाँ के लोग कहीं मजदूरी करने जाते, उस तरह हमारा बिहार आने वाले समय में यहाँ के भी जो भी पलायन के लोग, हमारे जो युवा साथी भाई लोग हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, वो हमारे बिहार में ही उस रोजगार उन्हें मिलेगा और वो यही रोजगार करेंगे और अपने परिवार के साथ मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, सबसे बड़ी अहम भूमिका के साथ हम लोग रहेंगे। बिहार में लगा तो मैं इनकी जिंदगी भर गुलाम अरे करूंगा। आप एक बात बताइए आप हमको बताइए ना ना कि जब से 1990 से लेकर एक भी सारा का सारा 2005 गुजरात तक चला गया। आपके मुख्यमंत्री एक बने भी- थे, एक भी उद्योग नहीं लगा आपके यहाँ। मुख्यमंत्री बने थे, आप तो डबल उन इंजन लोगों की ने इतना सरकार है। भ्रष्टाचार को बढ़ाया था, इतना भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ाया था कहीं नहीं भरा। कि यहाँ पर लगे हुए फैक्ट्री, आपके प्रधानमंत्री कारखाने कि जितने भी इलेक्ट्रल मालिक बॉन्ड थे, में उनसे 16,000 पैसे करोड़ के उनसे वर्ल्ड का रंगदारी सबसे मांगी जाती घोटालाबाज थी, उनकी प्रधानमंत्री हत्याएं हैं। की जाती थी। नरेंद्र उन मोदी लोगों जी ने उसी वर्ल्ड कारखाने को यहाँ का सबसे छोड़कर घोटालाबाज उन लोगों को यहाँ जाना प्रधानमंत्री पड़ा। और उसके बाद 16,000 बिहार में करोड़ कोई आदमी इलेक्ट्रल अपना बॉन्ड के निवेश माध्यम करने से। आता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी चलिए, सरकार में चलिए। वो लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ी कोई बात नहीं है नरेंद्र निवेश मोदी करने जी के लिए आया। की। ये जंगल 10 राज साल में खत्म नहीं होने आया। का है अरे 10 और साल में जंगल राज कहाँ खत्म चला होकर गया? रहेगा हमारे आप बिहार 10 साल रहे, क्या हम है जंगल जंगल राज को राज का? खत्म करेंगे। कहाँ जंगल राज खत्म चलिए, हुआ? चलिए, चलिए, चलिए। आपके राज में मंगल राज नहीं जंगल हुआ। राज के समय में ही चलिए, चलिए, डिबेट सभी लोगों को टाइम लंबा हो गया। उनसे पैसे की उगाही की गई, कहीं रोड नहीं बनते किया थे, गया। रोड के जो कारखाने बनते थे तो उन पे पैसे की मांग की कहीं जाती नहीं मांग थी, किया गया। हत्याएं की जाती थी, उनकी आप किडनैपिंग लोग की जाती थी। चलिए, चलिए, चलिए। चलिए उन्हें भय मुक्त किया गया। हमारा बिहार भय मुक्त हो चुका है और हमारे बिहार में लोगों का उद्योग बढ़ेगा और युवाओं का रोजगार मैं जेएनयू जहां से प्रधानमंत्री 2 बार जीत के गए हैं, वहां जेएनयू में हमारी 3 लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। JNU में वो आईटी सेल का, वो आईटी बीजेपी का आईटी सेल का भी है। आईटी सेल का है वो आईटी सेल का है वो भाजपा की आईटी सेल है, प्रचार में गुम रहता है। हमारे 3 महिला लड़कियों के साथ रेप किया गया जेएनयू के हमारे देश क्या बात करते हैं? बात करता है पूरे देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांट दिया, जिसने हमें संविधान का बदलाव कर दिया। खतरास का घटना याद कीजिए, मीडिया तक तो नहीं पहुंच गया वहाँ पे। पैदा करने वाला कांग्रेस की सरकार है। बलात्कार करके मार दिया गया। कांग्रेस ने इतना अत्याचार किया, भारत वर्ल्ड में छाया। मणिपुर में और ना ही करेंगे। क्या वहाँ
वहाँ पर नंगा लिफ्ट किया गया, आने वाले भाजपा को नकार दिया वहाँ। 2040 तक आप भूल जाइए कि आप सत्ता में भी आइए। चले अब इस डिबेट को हम लोग समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इस डिबेट की खास बात ये रही कि डॉक्टर इंतखाब साहब जो जेडीयू को प्रेजेंट कर रहे थे इस डिबेट में, उनकी भूमिका बस वैसी है जैसे मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार प्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को, चूँकि काफ़ी खामोश काफ़ी दबे कुचले से, तो उनकी भूमिका इस डिबेट में वैसी है। चलिए, आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से एक अनुरोध कि इस डिबेट में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ नहीं लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और डिबेट को कितना आप समझ पाए हैं वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक चीज़ बताएंगे कि कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है जो डिबेट में लगता है कि आपस में लड़ रहे हैं, इसको लड़ाई आप नहीं समझिएगा, ये बहस चल रही थी। और जो लगातार हम एक चीज़ कह दें कि चुनाव जो लगातार चल रही थी, जिस समय चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लगातार हम लोगों का मंथन जारी है। और इस मंथन कार्यक्रम को आप शेयर ज़रूर करें ताकि जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं उनके पास खबर जाए और वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि सरकार बन तो गई है लेकिन आगे विपक्ष भी अभी तक आस लगाए बैठी है कि कहीं चाचा जी पलटी मारेंगे। हालांकि चाचा जी जब तक साथ में थे तब तक आप लोगों ने देखा कि उनका कितना सम्मान मिला। अगर सम्मान मिला होता तो पलटी नहीं मारते। अभी भी पलटी की आस लगी है। बने रहिए दरभंगा तक।